जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये लेक्चर नंबर 2 है। अभी आज लेक्चर में हम देखेंगे कूलम्स लॉ। बेसिक बातें कवर करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी निगेटिवली चार्ज होगी। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस देख रहे थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वो बातें सभी करने के बाद अभी हम आते हैं, पढ़ते हैं, टेबल को सेट करते हैं पहले। व्हाट इज हैपनिंग हियर। हाँ, चल तो हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग होगा कूलम्स लॉ। ये टॉपिक का सबसे पहला लॉ है, यहाँ से शुरुआत होगी एक्चुअल टॉपिक की। सो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम भाई साहब ने क्या बताया कि मान लो दो पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, दूसरा पार्टिकल है उसका भी मास m है, ठीक है। मान लो इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q1 और इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं r है। समझ में आई बात। दो सिंपल पार्टिकल रखे हैं r दूरी के डिस्टेंस पे, एक के ऊपर चार्ज Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2। कंसिडर करते हैं दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सो पहली बात ये क्या है, दे विल रिपेल, ठीक है। तो रिपेल करेंगे मतलब फोर्स लगाएंगे, और कूलम उसी की बात करता है। रिपेल करेंगे मतलब Q1 Q2 को पुश करेगा इधर, और Q2 जो है Q1 को पीछे धकेलेगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल। तो ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितने फोर्स से रिपेल करेंगे इसकी बात करेगा कूलम। मतलब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन R²। कुछ हद तक वो ग्रेविटेशन में न्यूटन ने हमें लॉ बताया था ना, उसी के जैसा है ये, ठीक है। क्या चीज़ होगी यहाँ पे, प्लस Q1 अप्लाइज पार्टिकल 1, उसको नाम दे देते, इसको नाम दे देते पार्टिकल 1, इसको नाम दे देते पार्टिकल 2, ठीक है। सो 1 अप्लाइज ए फोर्स ऑन 2, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या डायरेक्शन होगा उसका, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। उसको कुछ नाम दे देते ना, उसको हम नाम दे देते F21। रीड कैसे करोगे इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, लेबल कर दिया, ठीक है, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से। अच्छा, अभी ये 2 भी तो 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो 2 अप्लाइज ए फोर्स ऑन 1, कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, 2 उसको पीछे धकेलेगा, उधर जा उधर जा, लेफ्ट हैंड साइड में जा, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। हमने यहाँ पे दिखा दिया एरो, उसको दिखाएंगे F12। रीड कैसे करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और ये देखा गया, एक चीज़ यहाँ पे देखी गई कि ये जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, हम यहाँ पे वो सिचुएशन दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन दिखा देते हैं। ये जो Q1 चार्ज है Q2 के ऊपर कहाँ फोर्स लगा रहा है, इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन। सो जो Q1 चार्ज है प्लस Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, F21 से दिखाते हैं उसे। और जो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में एक दूसरे को ये इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। हमने एक पॉइंट लिखा उसके रिगार्डिंग, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, बड़ी तो सिंपल सी बात थी सर।
तो ये जो कौन सा फोर्स है जो लग रहा है इनके ऊपर, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सभी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रेस्ट में है यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, दोनों रेस्ट में रहकर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये जो फोर्स है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका फॉर्मूला आएगा, ये तो सब बेसिक बात चल रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, रिएक्शन पेयर, ठीक है। हमेशा पेयर में आएंगे, जैसे फ्रिक्शन भी पेयर में आता है, दोनों बॉडीज के ऊपर लगता है, सेम काइंड ऑफ। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चार्ज पार्टिकल इसको फोर्स लगा रहा है और Q2 कहेगा मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, आज मेरा मूड नहीं है, मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, इजी ले लो, तू मुझे फोर्स लगा, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ऐसा नहीं करेगा। ये इसको फोर्स लगाएगा और ये भी इसको फोर्स लगाएगा। सो दे ऑलवेज कम इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज भी हमने लिखा कि अगर ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ये बॉडी के ऊपर, तो ये भी इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाए। दे ऑलवेज कम इन रिएक्शन एक्शन पेयर, ठीक है। अच्छा, ओके। अभी कुछ फॉर्मूला आया, कूलम ने कहा कि अच्छा ये सभी उसने चीज़ देखी और उसने फॉर्मूला कहा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला न्यूटन या कूलम ने कहा, नॉट न्यूटन, कूलम ने कहा, वो देखते हैं। आगे आए हम, सिचुएशन फिर से लिखते हैं यहाँ पे, वो डायग्राम अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जो मास m लिखा है वो हटा देते हैं, ठीक है। जो फोर्सेस दिखाए हैं, वेयर इज दैट फोर्सेस, ये डायग्राम ठीक रहेगी, कॉपी। यस, इसको टॉप में लेकर आते हैं। इनके बीच का बस सेपरेशन हम दिखा देते हैं। ये जो 2 चार्जेस हैं इनके बीच में डिस्टेंस मान लो कि कितना है r, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला हमें निकालना बाय एक्सपेरिमेंट, कूलम्स लॉ बाय एक्सपेरिमेंट। इसने एक्सपेरिमेंट किए, हम यहाँ पे लिखेंगे कूलम्स फॉर्मूला। इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, बच गए हम। बाय एक्सपेरिमेंट इसने जो चीज़ बोली है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा हेडिंग मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, कूलम्स फॉर्मूला बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई मुझे यार एक चीज़ बताओ, वो जो 2 मास m1 और m2 किसी r डिस्टेंस पे हमने रखे थे, टॉपिक था ग्रेविटेशन, फोर्स था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूटन ने कौन सा फोर्स बताया था, क्या था रे वो फॉर्मूला, कोई बताए? G_m1/r², ठीक है। तो अभी देखना यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन सा फोर्स था बाय द वे, दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका चचेरा भाई है ये जो टॉपिक है ना, ग्रेविटेशन और ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, गहरा नाता है, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स इनके निकल कर आएंगे हम, ठीक है। देखते हैं सर। तो कूलम ने क्या कहा कि ये जो फोर्स है, ये बॉडी इसके ऊपर लगा रही है, ये बॉडी इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, F21 मान लो या F12 मान लो, ठीक है। ये फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड है, ये फोर्स डिपेंड है Q1 चार्ज के ऊपर, कि Q1 कितने कितने कूलम का है। ये डिपेंड करता है कि Q2 कितने कूलम का है। ये आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनको अगर इकट्ठा हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आएगा, मैं कैपिटल F से दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, F21 और F12 ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो Q1 के ऊपर डिपेंड करता है, Q2 के ऊपर डिपेंड करता है और इन्वर्सली r² के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम इक्वल टू डालेंगे तो एक कांस्टेंट k यहाँ पे डाल देंगे हम। तो दिस इज़ अवर फॉर्मूला। इसको अगर एक बक्से में डाल दे इस फॉर्मूला को, F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r²। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखो भाई एक बार, वहाँ पे m1 m2 आ रहा था, यहाँ पे Q1 Q2 आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल G था, यहाँ पे कैपिटल K है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय r² था, ये भी डिवाइडेड बाय r² है। यहाँ पे भी ये एक्शन रिएक्शन पेयर में आते थे,
बस ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, दिस फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। ये अट्रैक्टिव नहीं है भैया, ये रिपेल कर रहे हैं। ये जो एरो मैंने दिखाया है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो Q1 है वो Q2 के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। समबडी माइट गेट कन्फ्यूज, सर ये तो ये अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम भैया इस प्रकार के डायग्राम ड्रॉ करो फिर, जिनको लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। सो एक सिमिलैरिटी हमें मिली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। क्या सिमिलैरिटी मिली कि दोनों का फॉर्मूला में ये नीचे r² नीचे r² आता है। ये मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक डिफरेंस यहाँ पे पता चला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन ये जो कूलम फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस। यहाँ पे कौन से टाइप का फोर्स है बेटा, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव फॉर दिस एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल? रिपल्सिव, सेम चार्जेस है, राइट। इतनी बेसिक चीज़ तो हम समझ सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को हमने ये बॉक्स किया, इसको नाम दे दे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला मिल गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स हम बात करें, बहुत मतलब बेसिक अगर हम बात करेंगे तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे थे। एक होते थे कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होते थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या मुझे बता सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं? नॉन कॉन्टैक्ट। यस, ठीक है। और जो लॉज ऑफ मोशन में हम देखते थे, टेंशन इन द स्ट्रिंग, किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा रहे ब्लॉक को, वो कॉन्टैक्ट फोर्स था, ठीक है। याद आई वो बात, ठीक। तो अभी फॉर्मूला में मिल गया, हम बधाई हो, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख देते हैं और फिर इस के रिगार्डिंग हम थोड़ी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे जगह क्रिएट कर देता हूँ। ये भाई साहब आ जाओ थोड़ा आप ऊपर, और थोड़ा ऊपर छोटा कर देके ऊपर, ठीक है। एक स्टेटमेंट बना देते हैं यहाँ पे, एक स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दे रहा है कूलम्स फॉर्मूला, ऑलराइट। तो स्टेटमेंट इस प्रकार है, वही कलर से चाहिए मुझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ऊपर की बात है वो शब्दों में बयां कर रहे हैं बस हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस के ना यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के इसके लिमिटेशंस भी देखने वाले, तब ये हेल्प करेगा वर्ड पॉइंट। 2 point charges is directly proportional to the product of the charges, मतलब Q1 और Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब Q1 और Q2 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between them, square of distance between them। चलो लिख लो जल्दी। ये दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। जैसे बहुत बड़े बड़े चार्जेस हो गए स्पीयर, सिलेंडर शेप में, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वो आगे चल के चर्चा करेंगे, आगे चल के। चालायचं का पुढे दोस्तों? यस सर। चलिए ओके। तो ये के की बात करते हैं। इन दिस फॉर्मूला वी हैव सीन दिस के। सो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे ये के क्या है? के एक कांस्टेंट है, ठीक है। के की कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसका यूनिट लेट्स से मैं भूल गया इसका यूनिट, तो क्या वो ऊपर का फॉर्मूला जो है F = K Q1 Q2 अपॉन r², वो देख के मुझे के का यूनिट बताओ, के का यूनिट क्या होगा?
के टर्म में रीअरेंज करो फॉर्मूला को और के का यूनिट बताओ मुझे। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ के को एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वन इंटू क्यू टू। जस्ट लेट से कि मैं यूनिट जानना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं रखना है, तो मैं फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये फोर्स किस में होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा यूनिट की ही बात कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर नहीं लेंगे, डाइन नहीं लेंगे, न्यूटन ही लेंगे। फोर्स की बात करोगे तो डिस्टेंस मीटर में ही लेंगे। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको बॉक्स कर दिया। अच्छा, के की वैल्यू में के का एक खुद का फॉर्मूला भी होता है, वहाँ से ये वैल्यू आई है, उसके अंदर भी एक नंबर छुपा है, उसकी हम चर्चा करते हैं अभी, ठीक है। पहले तो हमने के की वैल्यू बताई 9 इंटू 10⁻⁹, याद रखना है ये नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद के का एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है। इसका मतलब अगर ये एफ, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अंदर के की वैल्यू डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है, दिखता कैसे है फॉर्मूला, क्योंकि कई बार इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए होते हैं। Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ठीक है। कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्योंकि के का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है। ऐसा लिखते हैं। हमने कहा ठीक है भाई। अभी हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, हमने जानने की कोशिश किया कि भाई साहब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, नीचे जीरो लगा दिया एप्सिलॉन नॉट, उसके पैर के नीचे लगा दिया जीरो, उसको कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है ये एप्सिलॉन नॉट? अच्छा, ओके, मतलब ये के फॉर्मूला में ये नीचे एप्सिलॉन नॉट आया है, मतलब ये चेंज होगा तो के की वैल्यू भी चेंज होगी। समझो बात को, ज़रूरी बात है, इसलिए थोड़ा स्लो कर दिया मैंने खुद को। एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी मतलब के की वैल्यू चेंज होगी, मतलब हमेशा के की वैल्यू ये फिक्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। के की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड है, तो उसको थोड़ा जानते हैं क्या है ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज़ नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हमने नाम दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। मतलब वैक्यूम की बात कर रहे हैं कि अगर दो चार्जेस बेटा वैक्यूम में रख दिए, फ्री स्पेस में रख दे, जहाँ पे कोई फील्ड फोर्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है, अच्छा इसका भी नंबर आ गया कि दो नंबर याद रखने पड़ेंगे अभी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट इसी के अंदर डाल के हम देख सकते हैं। इफ़ यू rearrange this equation in terms of epsilon naught, what unit we will get? We'll get it is nothing but coulomb square अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। सर दो नंबर आ गए सर यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस हम समझ ले तो ये मज़ा आ जाएगा यहाँ पे कि क्यों क्या है नंबर ये, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है। क्या पॉइंट निकल के आता है पहले यहाँ पे समझते, मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ, ये सभी को छोड़ दो, चलो उठो यहाँ पे आ जाओ। देखो ये दो चार्जेस हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज मानते Q1 है, इसके ऊपर चार्ज मानते Q2, प्लस हो माइनस हो, ठीक है। प्लस दोनों चार्जेस सेम साइन के होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट साइन के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बस इनके बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है। अभी यही सिचुएशन इनको मैंने पानी में डाल दिया, किसी दूसरे मीडियम में मैंने डाल दिया, ठीक है। मतलब ये जो दोनों चार्जेस है, क्या है, इन दोनों चार्जेस जो है ये, अभी मार्कर यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमने डार्क कलर लिया है। सो लेट मी सी, कोई ऐसा कलर है क्या? नहीं है। क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि इनको किसी मीडियम में डाल दिया हमने, ठीक है। पानी में डाल दिया, कोई दूसरा मीडियम ले लिया हमने, इसके अंदर इन चार्जेस को हमने डाल दिया। तो देखा गया कि ये दोनों चार्जेस जब वैक्यूम में थे, यहाँ पे क्या थे, ये सिचुएशन हम यहाँ पे लिखते हैं वैक्यूम में थी ये सिचुएशन। हो सकता है मैंने वैक्यूम का स्पेलिंग गलत लिया है, आई एम नॉट केयर अबाउट व्हाट स्पेलिंग इज़ करेक्ट और नॉट। और यहाँ पे हमने दूसरा मीडियम लिया है। तो वैक्यूम में इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो अलग पाया गया,
और जब मीडियम के अंदर इनको डाला गया तो इनके बीच का फोर्स चेंज हो गया। वैक्यूम में जब थे तो थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे, किसी दूसरे मीडियम या लेट से वाटर के अंदर इसे डाल दिया तो इनके बीच का फोर्स थोड़ा कमज़ोर हो गया। इसका मतलब है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन मीडियम, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हर एक मीडियम इनको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स की परमिशन नहीं देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, दिल खोल के फोर्स लगाओ भाई। मीडियम कहेगा नहीं, यहाँ पे आपको इज्जत में रहना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स है। इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू दुबई, तुम कहीं पे भी खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, कितनी भी स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते, फाइन लग जाता है, तुरंत मैसेज आता है, इतना हेवी फाइन लगता है कि बस। तो रूल्स आर स्ट्रिक्ट, सो यू कैन नॉट ईजिली रोम इन दुबई। इंडिया में हम रोड ब्लॉक कर देते, किसी की शादी होती तो डीजे लगा देते वहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे द फोर्सेस बिटवीन द टू पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मीडियम चेंज हो जाएगा तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। लेट्स से कि यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, मीडियम चेंज हो गया तो 2.95 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो वो बताएंगे कैसे यार हम फॉर्मूला के अंदर, वो कौन सी टर्म से बताएंगे कि मीडियम चेंज हो रहा है तो वैल्यू, तो वो वैल्यू कैसे बताएंगे? दैट डिफाइंड बाय दिस के, और के अंदर स्पेसिफाई करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का आंसर यहाँ पे जो लिखा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये स्पेसिफिकली वैक्यूम के लिए नंबर निकाला गया है। इसका मतलब है जब हम किसी मीडियम के अंदर डालेंगे तो मीडियम का भी कुछ अलग सा नंबर होना चाहिए, यस और नो? किसी दूसरे मीडियम के अंदर डालेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा तो ये के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू चेंज होगी तो एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? तो ये पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है ये नंबर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 वैक्यूम के लिए। तो फिर सवाल आएगा सर एग्जाम्पल में डिफरेंट मीडियम देंगे तो हमें क्या बहुत सारे नंबर याद रखने पड़ेंगे क्या? हमने कहा नहीं, उसका भी इन्होंने एक इंतज़ाम करके रखा है, ठीक है, इसका भी इन्होंने क्या किया है, इंतज़ाम करके रखा है। उसको हम थोड़ा आगे डील करते हैं, पहले बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है, राइट। तो इस स्लाइड को हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कूलम भाई साहब ने फोर्स का फॉर्मूला बताया, F = K Q1 Q2 अपॉन R², वेयर K इज़ अ कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं उसको, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। किसके लिए होती है वैल्यू? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, राइट। उसका फॉर्मूला भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाम से ही समझ लो कि कितना परमिशन दे रहा है कौन? फ्री स्पेस। अगर ये मीडियम होगा तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे एप्सिलॉन एम, यहाँ पे लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, जो कुछ मीडियम होगा। यहाँ पे वैक्यूम था तो हमने क्या यूज़ किया, ये लेटर एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा इसको? परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ठीक है। चलो वो कवर ही कर लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है वो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अगर वैक्यूम है तो ये वाला नंबर यहाँ पे हम पुट करेंगे, राइट। अगर ये मीडियम है तो मीडियम का भी कुछ वैल्यू होगी, हमने कहा वैसे नहीं है, हमारे पास और एक फॉर्मूला आ गया। लेट्स सी कितने फॉर्मूला आ गए हैं। वी हैव दिस फर्स्ट, ये वाला और एक ये, ठीक है। अगर कोई मीडियम आए तो वो मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, नीचे लिखता हूं मैं, जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको कुछ नाम दिया हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब वो मीडियम को ही इंडिकेट करता है, बस नाम अलग से दे दिया हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब कभी किसी मीडियम की हमें परमिटिविटी फाइंड आउट करनी है, लेट्स से कि इस मीडियम की मुझे परमिटिविटी फाइंड आउट करनी है, मतलब ये जैसा फ्री स्पेस का नंबर है वैसा ये मीडियम का क्या नंबर होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट। पहले तो इसको बॉक्स कर लेते हैं भाई, कि मीडियम की परमिटिविटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट।
इसका पहले मीनिंग समझो, फिर लगेगा कि ये तो फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो जनरल सी बात है। ये फॉर्मूला में देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट आया है जो कि ये नंबर है, राइट, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये के क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज़ दिस के ये नंबर है, के होगा 1, 0.1, 0.2, 0.5, ये ऐसा नंबर हो सकता है के, ठीक है। लेट्स से कोई एक मीडियम है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है कि फ्री स्पेस से कितने गुना ज़्यादा या कितने गुना कम डाई इलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है, बस उतना हमें बता दो। तो मीडियम के लिए हम ये के डिफाइन करते हैं। किसी मीडियम का के 2 है, इसका मतलब क्या होगा, किसी कोई एक मीडियम है, लेट्स से केरोसिन है, कुछ है, केरोसिन के अंदर 2 चार्जेस डाल दिया, मैंने कहा उसकी परमिटिविटी बताओ, तो हम परमिटिविटी नहीं बताएंगे, उसकी के की वैल्यू बताएंगे। मैंने कहा के इज इक्वल्स टू 2 है उसका, उस मीडियम का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 गुना फ्री स्पेस से ज़्यादा अलाउंस दे रहा है। इट इज़ अ 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नंबर क्या होगा हमारा, मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा यहाँ पे, 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये 2 गुना हो गया फ्री स्पेस से। तो ये जो कोई मीडियम होगा वो कितना अलाउंस दे रहा है या कितना अलाउ कर रहा है दोनों फोर्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए, 2 गुना, किससे, इस एप्सिलॉन नॉट से। वो इसका मीनिंग है। कोई मीडियम है जिसकी के की वैल्यू है 0.5, जिसकी वैल्यू है के की वैल्यू 0.5, तो के की वैल्यू 0.5 मतलब क्या है, वो हाफ द टाइम्स अलाउ कर रहा है। 0.5 मतलब क्या, 1/2, मतलब वो आधे टाइम्स अलाउ कर रहा है जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उससे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा नंबर के हमें मिला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के की वैल्यू मीडियम के लिए डिफाइन होती है, ये हमें याद भी नहीं रखनी पड़ती, ठीक है। के की वैल्यू मीडियम में क्वेश्चन में गिवन होती है कि के की वैल्यू यहाँ पे ये है। अभी ये के और ये के मैच हो गया ना, इसको के डैश कर देते हैं, लेट्स से इसको के डैश हमने कर दिया, नहीं तो ये के और ये के क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। दिस के इज़ डिफरेंट, इसको मैंने के डैश कर दिया, ठीक है। सी ले लेते, चलो लेट्स मेक दैट सिंबल सी। सी किसी का नहीं है ना यहाँ पे लेटर, नहीं, तो इसको हमने सी लेटर से दिखा दिया। व्हाट इज़ दैट सी, किसी मीडियम के लिए सी होगा 1, 1.5, 0.5 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब हम दोनों बॉडीज़ के बीच में, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जब फोर्स निकालेंगे तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ रखे हैं, किसी मीडियम के अंदर है या किसी वैक्यूम के अंदर है। किसी मीडियम के अंदर है तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर लिख देंगे या एप्सिलॉन एम लिखेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा था मतलब ये वैक्यूम में चल रहा था। यहाँ पे क्लियरिटी देते हैं, लेट्स टेक 2 चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q2, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस है R, ये यहाँ पे रखे हैं वैक्यूम में। दिस इज प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड 2 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन ए मीडियम। ये डायग्राम से काम चला लेते हैं, टाइम से होगा ना। उठा लिया, लगा दिया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जब मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा, आई विल राइट F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं तो प्लस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जब मैं लिखूंगा फोर्स का फॉर्मूला, आई विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन R², बराबर है। और एप्सिलॉन m का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने नीचे देखा, ये देखो, ये एप्सिलॉन m का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, इट विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू Q1/Q2 अपॉन R², ठीक है। अगर मैं इसको F0 लिखूँ जस्ट फॉर अ वाइल, इसको मैं अगर F0 लिख देता हूँ, ये हमारा F फॉर्मूला है, ठीक है। FM कर देते हैं, FM मतलब मीडियम के अंदर इनके बीच में फोर्स कितना है। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई कहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, वो क्लैरिटी हमें देगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², क्या मैं इसको F0 लिख सकता हूँ। ये सेम चार्ज थे जिसको मीडियम में डाल दिया, यहाँ पे ये नंबर देखते वो F0 के बराबर दिख रहा है। तो कहना है इसे FM
इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई सी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर सी बात हो गई कि बस मीडियम का हमें वो के की वैल्यू, मतलब ये सी की वैल्यू बता दो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, तो हम उतने टाइम्स फोर्स की वैल्यू वैक्यूम के कंपेरेटिवली कितनी है वो बता सकते हैं, राइट। सो एफ एम इज इक्वल्स टू वी कैन से एफ नॉट बाई सी। सो जस्ट बाय नोइंग कि मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वैक्यूम के कंपेरेटिवली वो कितने टाइम्स बड़ा है या कितने टाइम्स छोटा है। अगर सी की वैल्यू 0 पॉइंट में होगी तो दिस नंबर विल बी बिगर, सी की वैल्यू 2, 3 नंबर होगी तो मीडियम में फोर्स कम लगेगा। आर यू एबल टू कनेक्ट विथ मी? जो मैंने एक्सप्लेन किया गया खोपड़ी में? यस सर। राइट, बस फाइन। सो आगे चलते हैं। बस दो ही चीज़ें हमने याद रखी यहाँ से, एक तो वैक्यूम के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और मीडियम के अंदर आएंगे तो बस ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाता है, और एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। और 100 बात की एक बात इसको हाईलाइट करके रखेंगे, सी को मैंने क्या कहा यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो मीडियम का नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि 0.1 फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, 0.1, 0.2, 1, 10, 6 एक्सेट्रा, वो बताता है कि कितने गुना वैक्यूम से कम या ज़्यादा अलाउंस है दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स के लिए, ठीक है सर। अभी कूलम्स फॉर्मूला की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ले क्या? आगे चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं। हमने सर हेडिंग लगाया, सी 0 नहीं हो सकता ना? क्या सी 0 नहीं होगा? मतलब उनके बीच में फोर्स लगेगा ही नहीं, ऐसे कोई केस बनेगी ही नहीं, वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो सी होल नंबर है, मतलब Yes. रियल और होल नंबर। हाँ, जीरो छोड़ के, रियल एंड होल। शैल वी प्रोसीड? प्रॉपर्टीज, हेडिंग लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स क्या है? कूलम फोर्स फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या के की वैल्यू पुट करोगे तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आएगा, ठीक है। ज़्यादातर 99 केसेस में हम वैक्यूम की ही बात करते हैं कि दो चार्जेस जो रखे हैं वो वैक्यूम में ही रखे हैं, ठीक है। चलो धीरे धीरे समझ भी बढ़ती जाएगी जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एक ये कलर यूज़ करूँ, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, force of interaction between two charges is independent of presence का spelling, presence or absence of force of interaction between two charges independent of presence of or absence of any other charge, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं ये कह रहे हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है Q2, ठीक है। इनके बीच में फोर्स है कुछ, ठीक है, इनके बीच में कुछ फोर्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो F1 फोर्स से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनके सामने कोई तीसरा चार्ज आ जाए, ठीक है, कोई Q3 चार्ज, हम पहले नहीं था चार्ज, Q1 और Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे F1 फोर्स से, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, कोई मीडियम वगैरह होगा, मान लेते हैं वैक्यूम में ही रखा है ये चीज़, ठीक है। अगर ये Q3 चार्ज यहाँ पे आता है तो इनके बीच का जो फोर्स है, Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो अभी भी F1 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनकी दोस्ती गहरी है, कोई तीसरा भी आ जाए इनके दोस्ती में, इनके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी हिसाब से वेदर द थर्ड चार्जेस और मेनी अदर चार्जेस इनके सराउंडिंग में रहेंगे तभी भी इनकी दोस्ती गहरी होगी, मतलब इनके बीच का जो फोर्स पहले भी F1 था अभी भी F1 है, वो बदलेगा नहीं। नंबर से समझ आता हो, अगर इनके बीच का फोर्स लेट से 2 न्यूटन है, सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं था,
अब ये Q3 चार्ज आ गया, तो तभी भी Q1 और Q2 के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो तभी भी 2 न्यूटन रहेगा। फिर फ़र्क कहाँ आ जाएगा? फ़र्क यहाँ आ जाएगा कि जब ये Q3 चार्ज यहाँ पे आएगा तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन बिल्टअप होगा और इनके बीच में भी रिलेशन बिल्टअप होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ओरिजिनल Q1 और Q2 है इनका फोर्स या इनका रिलेशन चेंज होगा, राइट। तो वही पहला पॉइंट है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। भले ही कोई चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट हो ना हो, इनके फोर्स के बीच में कोई मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। Q3 आने से एक चीज़ बढ़ जाएगी, इनके बीच की दोस्ती और इनके बीच की दोस्ती, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस विल डेवलप। लेकिन जो पहला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक पॉइंट लिख लेते हैं। विल राइट वन पॉइंट ओवर हियर, फोर्स बिटवीन Q1 एंड माइनस Q2 दैट इज F1 विल नॉट अफेक्ट। मैं स्ट्रेस देकर ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा तब ये पॉइंट हमें यूजफुल रहेगा। सो वी आर लेइंग डाउन द फाउंडेशन, एक के ऊपर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं। तो एक पॉइंट पे सफिशिएंट कॉन्सेप्ट बन जाएंगे तब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? द फोर्स बिटवीन Q1 एंड माइनस Q2 दैट इज F1 विल नॉट अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q3। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अभी। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के बीच में इज ए कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ऐसा लिखेंगे, फोर्स फील्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स पता है सबको? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या मतलब है इसका? एनीवन कैन एक्सप्लेन? सर वो पाथ इंडिपेंडेंट है। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट। अच्छा, और इनके बीच का फोर्स, सिंपल सी भाषा में, जब Q1 और Q2 हैं, इनको सालों साल यहाँ पे रखेंगे तब भी ये फोर्स F1 रहेगा। ये बोर नहीं हो जाएंगे कि 3 घंटे बाद ये कहेंगे कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अभी जाने तू भी कम लगा यार, मैं भी फोर्स कम लगाता हूँ। ठीक है, एग्रीमेंट, डील। तो इसने कहा कि 1 न्यूटन और इसने भी कहा कि अभी 1 न्यूटन का फोर्स लगाते, 2 न्यूटन का क्यों लगाना, क्यों एनर्जी वेस्ट करना एक दूसरे के ऊपर? ऐसा नहीं होगा हमेशा, फॉरएवर। तुम इसको फिर इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, थोड़ी देर बाद Q1 चार्ज को यहाँ लेके आओ, वापस Q2 को वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाओ, तभी भी फोर्स जितना पहले लगता था उतना ही लगेगा। देयर इज अ नो लॉस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ऐसा ही हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे एक्सप्लेन किया था? कोई एक बॉल है ग्राउंड के ऊपर, ये वाला बॉल, इसको हम फेंकते हैं 2 मीटर की हाइट पे। ठीक है, तो जिस फैशन में ये नीचे आएगा उसको अगर 1000 बार भी अगर ये सेम चीज़ हम रिपीट करते हैं तो ग्रेविटी नहीं कहेगी क्या, ए बस रे 1000 बार बॉल ऊपर कर, तेरे को काम नहीं किया, जा पढ़ाई कर। ग्रेविटी ऐसा थोड़ी ना कहेगी। ग्रेविटी कर तू 100 बार क्या 1 लाख बार सेम एक्शन कर, मैं वैसे ही ट्रीट करूँगी। G 9.81 ही लगाएगी वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अच्छा, फिर नॉन कंजर्वेटिव क्या है सर, वो थोड़ा बता दीजिए सर, अभी इतनी बात कर ही दी तो। हमने इस ब्लॉक को यहाँ पे खींचा, ये रफ सरफेस था। वैसे कि ये फ्रिक्शन कोई फोर्स फील्ड है नहीं है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा यहाँ पे, राइट। अगर ब्लॉक को हम यहाँ पे घुमाएंगे पीछे की तरफ तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, लेकिन दोनों टाइम फ्रिक्शन ऐड ही होते जाएगा ना। चाहे ब्लॉक को राइट में घुमाओ चाहे ब्लॉक को लेफ्ट में घुमाओ, फ्रिक्शन फोर्स लगते ही जाएगा और हीट जनरेट होती ही जाएगी, बॉडी गर्म होती ही जाएगी। तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो ये कंजर्व कहाँ हुई? मेरी मैकेनिकल एनर्जी नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है फील्ड,
वो फ्रिक्शन के लिए नहीं यूज़ करेंगे। फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है ना। नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड कहेंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ ऐसी मैजिकल बात है, इसके कारण ही ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं। कोई डायरेक्टली रस्सी से तो बंधे हुए नहीं है ये। दैट इज कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के वर्ड यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। ग्रेविटी के भी अंदर तो पता है हमें, वो ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट में मैंने 2-3 बातें बता दी, खोपड़ी में डाल दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे वर्ड फील्ड यूज़ किया क्योंकि इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो क्या इनके बीच में है, हम कहेंगे इनके बीच में कुछ है जिसको कहते हैं फील्ड, उसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटी है। ठीक है, सो ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। फ्रिक्शन इज नॉट अ फील्ड एंड नाइदर इट इज अ कंजर्वेटिव। ओके, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट में लिखे नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये हमने अभी पढ़ा है, ये इजी टू डाइजेस्ट है। थर्ड पॉइंट वाला कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं। द नेट, क्या लिख रहा था मैं, हाँ नेट हुआ है। नहीं, मेरा नहीं हो रहा है, तो मेरा स्क्रीन में पिंच इन या पिंच आउट करो। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स on medium in which they are placed। जो मीडियम के ऊपर अंदर इनको रखा है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। अभी यही चल रहा था ना महाभारत, वैक्यूम में रखा अलग फोर्स, मीडियम में रखा अलग फोर्स, वो हमने पॉइंट नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। सो 3 पॉइंट हमें यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे चार्ज है प्लस Q1, मान लो प्लस Q1 चार्ज यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है और यहाँ पे Q4 चार्ज है। ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस भी मेंशन करने पड़ेंगे। सो लेट्स मेंशन दैट कि ये Q1 Q4 को प्लस ले लेते हैं, लेट्स से प्लस से Q2 टू Q4 का भी डिस्टेंस और Q3 और Q4 के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। सो ये मान लेते हैं R1 है, ये डिस्टेंस R2 है और ये डिस्टेंस R3 है। ठीक है, हमें करना क्या है, ये जो Q4 फोर्स है ना, जो बीच में बैठा है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। करने को हम Q1 के ऊपर भी नेट फोर्स कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं, Q2 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q4। Q4 वर कितनी फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ दिस अदर 3 फोर्सेस, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, Q4 के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो फिर जोड़ी जोड़ी बनानी पड़ेगी, इनके बीच में कुछ फोर्स होगा। ठीक है, और इनके बीच का फोर्स इनके कारण प्रभावित नहीं होगा, ये हमने देखा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। ठीक, अभी मानते हैं कि ये जो है Q1 और Q4 इनके बीच में फोर्स है F1, कुछ नाम दे देंगे ना, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो वो देख लेंगे आगे। Q2 और Q4 के बीच में मान लेते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा, सेम नेचर ऑफ चार्जेस है, वो है F2। और जो Q3 है इसको हम निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो जो Q4 और Q3 के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, मान लेते हैं कि वो है F3, दैट फोर्स इज F3। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q4, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q4। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा होगा। हमें क्या करना है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q4 चार्ज।
ठीक है, हम देखते हैं कि लेट से कि वो एफ नेट से हम दिखाते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है F1, तो F1 वेक्टर प्लस इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है F2, तो F2 वेक्टर लिखेंगे प्लस इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है हम लिखेंगे F3 वेक्टर। वेक्टर में ही लिखना पड़ेगा ना क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक सबक मिला, एक सीख हमें मिली कि मोर देन 2 चार्जेस होते हैं, मोर देन 2 चार्जेस, कितने चार्जेस है यहाँ पे 1 2 3 4, मोर देन 2 चार्जेस होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए हमें जोड़ी बनानी पड़ती है, इन दोनों के बीच का फोर्स F1, इन दोनों के बीच का फोर्स F2, इन दोनों के बीच का फोर्स F3, और इनको वेक्टोरियली ऐड करते हैं। आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको वेक्टर एडिशन करूँगा क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो 2 + 3 + 4 सीधा सीधा ऐड नहीं करेंगे, हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा उसका, ठीक है। चलो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, अभी डायरेक्शन की बात करते हैं कि Q4 के ऊपर बाकी के ये जो 3 चार्जेस है वो कहाँ फोर्स लग रहे, कौन कहाँ कहाँ खींच रहा है, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे Q4 लिखता हूँ, इसको मैं येलो कलर से बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले साइन देखना पड़ेगा ना, अभी Q4 और Q1 रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे बेटा, या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करें, राइट। मतलब Q1 Q4 को इधर पुश करेगा, भाग गया यहाँ से, ऐसे करेगा पुश, ठीक है। तो हम यहाँ दिखा देते हैं दैट F1 फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, उसके लिए कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते, मज़ा आता है, डिफरेंट, लाइफ इज़ कलरफुल, सो अवर नोट्स आर। सो लेट्स से F1 यहाँ लगेगा, यहाँ क्यों लगेगा, क्योंकि Q1 Q4 को फोर्स लगाएगा, इधर पुश करेगा ना, रिपेल करेगा। Q2 कहाँ लगाएगा, Q2 और Q4 अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे बेटा, तो Q2 को देखना, Q2 Q4 को कहाँ रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, यहाँ दिखा देंगे, ये रहा F2। Q4 और Q3 अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, राइट। तो Q3 क्या करेगा, Q4 को अपनी तरफ बुलाएगा ना कि भाई साहब आ जाओ इधर, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ आपको, तो इसका भी डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इसका भी डायरेक्शन यहाँ रहेगा, हम मान लेते हैं कि दैट इज F3 इज हियर। तो इनको हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में एंगल वगैरह गिवन होंगे, ये तो एक जनरलाइज सिचुएशन हमने यहाँ पे विजुअलाइज की है, ठीक है। तो हमने देखा ये इसको रिपेल करेगा F1 से, ये भाई साहब Q2 क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, रिपेल करेंगे नीचे, F2 से दिखा दिया। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, F3 यहाँ दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन में एंगल्स वगैरह गिवन होंगे तो इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे हम, ठीक है, और उसे सॉल्व करेंगे। एक मोटा मोटी हमें आइडिया मिल गई कि अच्छा इस प्रकार से देखना होता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन देयर आर 2 और मोर देन 2 फोर्सेस आर देयर, हाउ टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, हाउ मच टाइम डू वी हैव, 8 मिनट्स, वी कैन कंप्लीट दैट। एक एग्जांपल हमने लिया है, क्या एग्जांपल लिया सर, हो गया, हम बहुत खुश हुआ। Just a minute. There are 4 charges, ठीक है। कहाँ है 4 चार्जेस, ये यहाँ, कहाँ, यहाँ, अरे कहाँ, ये देखो यहाँ, ठीक है। सबके ऊपर +Q का चार्ज, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, स्क्वायर शेप्ड फॉर्म के कॉर्नर्स में ऐसे रखे हुए हैं, +Q, ठीक है। और हर एक के बीच में डिस्टेंस a है, ठीक है। नामकरण करूँ या जैसे ये a है, डायग्राम के कभी भी बाहर से ही लेबलिंग किया जाता है, A B C D, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ पहले सर, फाइंड नेट फोर्स
ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी यहाँ रखा है भैया, सी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा ओके, कैसे करेंगे? हमने देखा यहाँ पे ये ए और ये सी, इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो ये ए सी को कहाँ रिपेल करेगा? नीचे की तरफ। बी और सी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा तो बी भी रिपेल करेगा, सेम चार्ज है, नीचे की तरफ। और ये जो डी है ना, डी भी सी को रिपेल करेगा, कहाँ? इधर पुश करेगा। तो लेट्स से कि ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। ऑलराइट, F1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? विल राइट K, स्पेस में रखा है, नथिंग एज मेंशन, तो मान लेना कि ये सभी वैक्यूम में चल रहा है। हम लिखेंगे K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? F2। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा A और C के बीच में। वो कितना आएगा, कोई बता सकता है? मैं फेयर में करने वाला हूँ या रफ में कर रहा हूँ? रूट टू R स्क्वायर। F3 कितना आएगा? K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, सीधा सीधा वो डिस्टेंस। ठीक है, फिर F2 के हम दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक नीचे और एक यहाँ पे, काम तमाम। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं अभी। ठीक है, सो दिस इज C चार्ज, C पे है ये C दिखा देते हैं, जिसके ऊपर प्लस Q चार्ज है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा और एक बार नीचे लिख देता हूँ तो वो सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एज अ सेपरेट एंटिटी। राइट, कलर सिलेक्ट करते हैं रेड, ग्लॉसी रेड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें दिखाई पड़ेगा ये यहाँ लगाएगा फोर्स। ठीक है, और एक कलर ले लेते दूसरा, ये B और C के बीच में जो फोर्स होगा, डॉट एट लाइन, वो नीचे की तरफ होगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला जो चार्ज है प्लस Q जो D पे रखा है, वो इसको रिपेल करेगा इधर। अगर ये निगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट करता, तो हम इसका साइन पीछे दिखा देते, बराबर। यहाँ पे सभी सेम नेचर के हैं, तो रिपेल कर रहे तीनों के तीनों चार्जेस। तीसरा कलर, ये ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते FA, इसको नाम देते FD और इसको नाम देते FB। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ये √2a होगा ना भाई, स्क्वायर है, ये A साइड है, ये A साइड है, तो ये हाइपोटेनस बन गई। अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज √2a। इतना तो समझते हैं हम अभी, राइट। FA कितना होगा, FB कितना होगा, FD कितना होगा, वो सभी कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे? वेक्टर आता है सबको। FD और FB, ये जो FD और FB है, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? वो FA के डायरेक्शन में आएगा। नहीं समझ में आया? FD कहाँ लग रहा है? यहाँ पे। और FB कहाँ लग रहा है? यहाँ पे। इन दोनों का एडिशन करते हैं। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। FD और FB जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। हम क्या कर रहे हैं? हमें सॉल्व करना है, फोर्सेस को ऐड करना है। तो हमने देखा इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री पे, तो उनका एंगल कितना फॉर्म होता है? 45 डिग्री। सर आपको कैसे पता FD और FB का मैग्नीट्यूड सेम है? क्योंकि इनका डिस्टेंस भी सेम है, इसका डिस्टेंस भी सेम है। वो लिख लेते हैं, क्या हर्ज है भाई बताने में। K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आएगा। सर Q स्क्वायर कैसे आया? ये भी Q है, ये भी Q है, सो Q1 Q2 क्या हो गया? Q स्क्वायर हो गया। FB देखो, FB कोई बताओ मुझे, FB भी क्या होगा? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होगा, राइट। तो मतलब है FD और FB का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनका जो नेट फोर्स है
उनका जो रिजल्टेंट है उसको मानते हैं एफ आर, वो एफ आर यहाँ आएगा. दिस इज आवर स्टेप 1 व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लैग हो रहा है शायद. हाँ, ये लैपटॉप डिस्चार्ज होने को आया है ना. अच्छा हो गया, जल्दी याद आया. राइट, तो एफ आर आ गया यहाँ पे. एफ आर कितना आएगा, कोई मुझे बता सकता है? अंडर रूट ऑफ एफ बी और एफ डी. FD square plus FD square. तो दोनों सेम है ना मैग्नीट्यूड में, तो एक ही लेटर यूज़ कर ले क्या हम. इसको मान लेते कि ये है एफ और इसको भी मान लेते कि ये एफ है. ठीक है, तो वो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस ऑफ 90 डिग्री. भाई साहब पूरा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे. अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये, 2F स्क्वायर. 2F square. तो जो रिजल्टेंट इसका आएगा वो आएगा √2F. ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 में हमने किया. बहुत सारे बच्चों के दिमाग के ऊपर से गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं भी हो सकता है ये. सेकेंड स्टेप में आए हम. सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि अच्छा हमारा एफ ए को देखो ज़रा. एफ ए कहाँ पे, ये भी एंगल 45 होता है ना भैया, ये वाला एंगल. हाउ मच दिस एंगल, 45 डिग्री. मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा. और जो हमारा एफ आर है वो भी इसी दिशा में है. मतलब एफ ए और एफ आर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए. तो इनको ऐड कैसे करेंगे, सीधा सीधा एडिशन, एफ ए प्लस एफ आर. सो एफ नेट हमारा यहाँ पे आ गया एफ ए प्लस एफ आर. अगर चाहो तो इस फॉर्मूला में पुट करके देखो. बहुत ही पहले लेक्चर में जाना पड़ेगा वेक्टर्स के. सर एफ ए प्लस एफ आर आपने क्या लिखा सर, हमें तो पूरा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे. लेट मी कंप्लीट दिस बाय माय वे. एफ ए कितना है यहाँ पे, हाउ मच इज़ एफ ए बेटा, हाउ मच इज़ एफ ए कितना होगा. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच विल बी द एफ ए. KQ square by 2R square. So that will be KQ square upon 2R square, right? √2a का होल स्क्वायर प्लस FR कितना है, हाउ मच इज FR. FR इज नथिंग बट √2F, दैट इज √2 इंटू F कितना है, KQ square upon a square. So this is nothing but √2 KQ square upon a square. यहाँ पे गलती से R square लिख दिया मैंने, आई शुड हैव रिटन a square. ऑलराइट, इसको अभी थोड़ा छोटा करते हैं. पहले हम फाइनल आंसर लिखते हैं बेटा, फिर सबका कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा. एंड फ्रॉम टुमारोज लेक्चर, अगर लेक्चर के बीच में से कोई चला गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा भाई अभी. सो एफ नेट हमारा आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1/2 प्लस √2. दिस इज़ माय फाइनल आंसर. ठीक है, बस यहाँ तक ही सॉल्व करके छोड़ देते, फिर हम पुट कर सकते हैं √2 की वैल्यू 1.41 प्लस 1/2 दैट इज़ 0.5. 1.41 प्लस 0.5 कर देना, आंसर आ जाएगा वो. ठीक है, अभी देखते हैं. इस क्वेश्चन में पूछा था कि सी के ऊपर नेट फोर्स लगाओ, तो हमने देखा कि ए बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे फोर्स लगाएगा, डी इधर फोर्स लगाएगा और बी इसको नीचे फोर्स लगाएगा. ठीक है, हमने कहा कि ये तो तीनों फोर्स को सॉल्व कैसे करेंगे. हमने कहा कि दो फोर्सेस को देखो, ये वाला और ये वाला. ठीक है, ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं, पहली बात. और दूसरी बात, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, वो सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी, देख सकते हो. एफ डी इधर है, एफ बी नीचे है, तो उसका रिजल्टेंट बीच में आएगा और वो एंगल 45 डिग्री फॉर्म करेगा. 45 डिग्री एंगल कब फॉर्म करता है, जब दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और परपेंडिकुलर हो. ठीक है, ये वेक्टर में पढ़ा था. ठीक है, तो हमने रिजल्टेंट निकाला इसका. एफ डी और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने कहा एफ डी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FD एफ बी कॉस 90 डिग्री लेने से अच्छा है कि इन दोनों के लिए एक ही लेटर यूज़ कर लेते, कि वो लेटर हमने यूज़ किया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 90 डिग्री. ये तो टर्म जीरो हो गई, तो अंडर √2F स्क्वायर मतलब √2F उसका आंसर आएगा. एंड एफ क्या है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा. ठीक है, तो ये कहाँ एक्ट करेगा, 45 डिग्री
नीचे की तरफ। हमने देखा एक फोर्स और बचा है ना एफ ए, वो कितने कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो कोइंसिडेंसली वो भी 45 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल कितना एंगल फॉर्म करती है कोई भी साइड से, 45 डिग्री उसके एडजेसेंट साइड से। तो फिर हमें दो फोर्सेस मिले अभी, एफ ए जो कि 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा था, और एफ आर जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट था यहाँ पे। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अभी दो फोर्सेस के बीच में जब एंगल 0 डिग्री का होता है तो सीधा सीधा हम उसको ऐड कर देते हैं। ये वेक्टर में हमने सीखा था। किसी को वेक्टर में दिक्कत हो रही है कि अभी लग रहा है कि यार वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, ये हर जगह पे आ रहा है, तो नई प्लेलिस्ट भी बन चुकी है जो मैंने नए क्लास 11 के लिए सिखा रहा हूँ। तो 2021 की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, या 2020 जब तुमको मैंने सिखाया तो तुम लोगों को वो वाली प्लेलिस्ट में देख लेना। वो उतना ही पोर्शन देखना कि जब एंगल 90 डिग्री होता है, जब टू वेक्टर पैरेलल होते हैं और जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, तो किस प्रकार से हम एडिशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर टू वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ हम यूज़ करते हैं, ये वाला वहाँ पे चेक कर लेना। बस फिर क्या, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ मैं, एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ। एक यहाँ पे लिखो, एनीवन वांट टू आस्क प्लीज, विचारा। देऊ का होमवर्कला देऊ क्वेश्चन? हाँ सर। सर लिखो, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड at the corners of a square A, B, C, D as shown in the adjoining figure. The force on the charge kept at the center O is। तो डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं। चार चार्जेस दिखाते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D, प्लस Q प्लस 2Q, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस 2Q है। ठीक है, एट द सेंटर O नेट फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर O पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ पे Q नॉट चार्ज रखा है। ठीक है, चार ऑप्शंस भी दिए हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है अलोंग। तुम्हें बस यही फाइंड आउट करना है कौन सी दिशा में लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, अलोंग द डायगोनल AC, ऑप्शन C अलोंग द डायगोनल BD, ऑप्शन D परपेंडिकुलर टू साइड AB। ठीक है, एक हिंट देकर जा रहा हूँ, इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर 0 नहीं है। ऑप्शन B, C, D में से एक सही जवाब है, तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।